हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर होगा हमारा एनिमल टिश्यूज। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सब लोग देख पा रहे होगे इस लेक्चर को, क्योंकि काफी डिमांड पे इस लेक्चर को किया गया है। इतना दिन से नई लेक्चर आता है क्योंकि 10th का भी बहुत प्रेशर है, 12th का भी प्रेशर है और क्लास 9 के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। ये जो नोट्स आपके लिए 22 पेज का लगभग ये नोट्स मैंने बनाया है अपने हाथों से। तो ये नोट्स में खासियत क्या है ना कि आपको सारा चीज आपको इससे आप काम कर लोगे, ठीक है। इस नोट्स से अगर आप सारा चीज आप कर सकते हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एनएसओ का एग्जाम होता है 9th-10th लेवल के, उसको भी आप क्रैक कर सकते हो इस नोट्स की बदौलत। फिर एनएससीजीएस का होता है, आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। साथ के साथ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका पीरियोडिक टेस्ट आने वाला है और आपका जो अचीवर का टेस्ट होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे होगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और साथ के साथ हम क्वेश्चन का भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो आपको ग्रुप में दे देंगे, अदरवाइज हम इसका लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लेक्चर देखो, अदरवाइज हम नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, नोट्स भी ग्रुप में अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको नोट्स से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। और ये पॉसिबल नहीं है कि सबका क्लास आना, क्योंकि हमारे पास 6 पीरियड ही होता है, जिसमें से 4 पीरियड क्लास 10th में चल जाता है, 2 पीरियड हमारा 12th में चल जाता है। तो जिसके कारण से हमारा क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कम ईच एंड एवरी क्लासेस ऑफ क्लास 9। तो इसके लिए हम लोग ने सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम लोग उसका लेक्चर अपलोड कर देंगे क्लास 9 का। जैसे कि हमारा एनिमल टिश्यूज है, ठीक है, प्लांट टिश्यूज का अवेलेबल है, आप जाके उसको चेकआउट करो। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, तुरंत आते टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है आई होप कि आपको दिख रहा होगा, और अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज कर लोगे कि ये अगर एक दो वर्ड नहीं भी दिख रहा होगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन में कमी नहीं होगा। तो आप फोकस करके अच्छी तरीके से सुनो। और काफी समय और काफी मेहनत लगता है ये सारे 22-23 पेज नोट्स लिखने में, तो साथ के साथ आप भी उतना ही मेहनत करो तो जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के ऊपर, तो सबसे पहले टिश्यूज जो हमारा है एनिमल टिश्यूज, उसको बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यूज, एक हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यूज, एक हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यूज, एक हो गया हमारा नर्वस टिश्यूज। 4 तरह से हम लोग बांटे हैं। अब उसके बाद सर सबसे पहले आप हमको एक वर्ड में अगर आप हमको बताना चाहते हैं तो एपिथेलियल के बारे में बताइए, और कनेक्टिव के बारे में बताइए, और मस्कुलर के बारे में बताइए, और नर्वस टिश्यूज के बारे में बताइए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, रिकॉर्डिंग आई थिंक हो रहा होगा, एक वर्ड में अगर आप हमको एपिथेलियल के बारे में बताइए, कनेक्टिव के बारे में बताइए, मस्कुलर के बारे में बताइए और नर्वस के बारे में बताइए। तो एपिथेलियल टिश्यूज का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या होता है, कि अगर हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट लेगा, कवरिंग करेगा और लाइनिंग करेगा। लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये मान लो कि आपके पास कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो लाइनिंग होता है, मतलब इसके अंदर का भी जो हमारा जो लेयर होगा, जो इससे स्किन से टच होगा, जिसको हम लाइनिंग का नाम देते हैं। अब उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यूज क्या कर रहा है, स्किन हमारा क्या है, प्रोटेक्शन का काम करता है ना, प्रोटेक्शन का काम करता है। और वो हमारा क्या, कवरिंग भी है एक तरह से। तो स्किन कैसे हुआ, बाहर के इन्वायरमेंट से हम लोग को सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहले आओ हमसे टकराओ फिर अंदर जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल फैक्टर से या फिर जितने भी टेम्परेचर है उससे सबसे पहले रेजिस्टेंस कौन, टच कौन में है, हमारा स्किन टच है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि लाइनिंग, कवरिंग, प्रोटेक्शन, ये हम एक लाइन में अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को समझते हैं तो ये है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हमको सपोर्ट देता है और लिंकेज का काम करता है। सपोर्ट और लिंकेज का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यूज। अब हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यूज, जहां पे हम लोग लोकोमोशंस और मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। लोकोमोशंस एंड मूवमेंट मतलब कि हमारे बॉडी में जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, चल के दिखा रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, लोकोमोशंस और मूवमेंट के अंदर आता है। फिर आप पूछोगे सर मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर क्या होता है? एक तो आपका हो गया मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जो हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, पर हम अभी यहीं खड़ा होकर हैंड मूवमेंट कर रहे हैं। पर अगर हम आगे आके अगर हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लोकोमोशन हो गया। कि लोकोमोशन जहां पे क्या हो गया कि, तो वी कैन से दैट कि जितने भी मूवमेंट होते हैं वो लोकोमोशन नहीं होते हैं, पर लोकोमोशंस क्या होते हैं, सारे मूवमेंट होते हैं। ओके, जैसे कि अभी हम चल के हाथ मूवमेंट कर रहे हैं तो दिस इज लोकोमोशन। बट अगर हम सिर्फ हैंड मूवमेंट कर रहे हैं एक प्लेस पे तो उसको मूवमेंट बोलेंगे। तो वो कौन काम कराता है? कहीं ना कहीं हमारा मसल्स काम करा रहा है, तो मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू होता है। फिर हम जो बोल रहे हैं, जो सोच के बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हम कहीं ना कहीं हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, उसके बाद सोच भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ये सारा चीज हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो काम करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। ये मत सोचना कि सर अभी इतना ही पढ़ाएंगे, दिस इज द ट्रेलर। दैट मीन्स कि हम लोग एक जिस्ट में रख लिए कि ये 4 टिश्यूज का मेन काम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास क्या है,
हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये हमारा जो एनिमल टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज जो हमारे पास है, ये इसमें क्या है कि हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक ओवरव्यू देते हैं, टिश्यूज का एक ओवरव्यू देते हैं कि आखिर ओवरव्यू क्या है टिश्यूज का। देखो सबसे पहले अगर हम एनिमल टिश्यूज का बात करते हैं तो इसको एपिथेलियल में डिवाइड किया। एपिथेलियल में हम लोग स्क्वामस के ऊपर बात करेंगे, क्यूबाइडल के ऊपर बात करेंगे, कोलमनार के ऊपर बात करेंगे, सिलिएटेड के ऊपर बात करेंगे। सर ये नाम क्या होता है? अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले सुन लो, ये सब के बारे में डिटेल में डायसेक्शन करेंगे, अच्छा से डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर पढ़ रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। अब उसके बाद हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज में हम लोग स्ट्राइटेड के ऊपर बात करेंगे, स्मूथ और कार्डियक के ऊपर बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि और हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से देखो। फिर हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज को हम लोग एरोलर में डिवाइड किए हैं, उसके बाद हम लोग एडिपोज में डिवाइड किए हैं, फिर एस्केलेटल में डिवाइड किए, फिर फ्लूइड में डिवाइड किए हैं। एरोलर को हम लोग टेंडोन में बांटे, लिगामेंट में बांटे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्केलेटल टिश्यूज। एस्केलेटल टिश्यूज में हम लोग कार्टिलेज के ऊपर बात कर रहे होंगे और बोन के ऊपर बात कर रहे होंगे। फ्लूइड मतलब कि ऐसे टिश्यूज जो कहीं ना कहीं, एपिथेलियल तो आपको समझ में आ गया, आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन लाइनिंग कराएगा। मस्कुलर टिश्यूज के ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सपोर्ट और लिंकेज। कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज क्या करेगा, हम लोगों लोकोमोशन और मूवमेंट में करेगा। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करेगा, सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करेगा। नर्वस टिश्यूज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे टिश्यूज लगभग उसी तरह के काम करेंगे जो एपिथेलियल के होंगे, जो मस्कुलर के होंगे, जो कनेक्टिव के, जो नर्वस के। कनेक्टिव में सबसे पहले एरोलर के बारे में पढ़ना है, टेंडोन, लिगामेंट, फिर एडिपोज के बारे में, फिर एस्केलेटल टिश्यूज में हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ रहे होंगे और बोन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे पास फ्लूइड के ऊपर बात करेंगे, ऐसे टिश्यूज जो कहीं ना कहीं फ्लो करे। फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो फ्लो करने का क्षमता रखे। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्लड और लिम्फ के ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमारे पास एनसीईआरटी का जब फर्स्ट पेज आप खोल रहे होगे तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है हमारा, उसमें कुछ लिखा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या पता होना चाहिए कि इन आवर बॉडी मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। मसल्स, हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स को क्या बताया गया है, स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हेल्प इन द मूव बॉडी पार्ट। मैंने क्या बोला कि ड्यू टू मसल सेल्स वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट। ठीक है, मसल सेल्स के कारण ही हम लोकोमोशन कर पाते हैं और मूवमेंट कर पाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज का लाइन इंट्रोडक्शन में बोला गया है। फिर बोला गया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जो रिलैक्सेशन होता है हमारे मसल्स का, वो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट इन अ मूवमेंट। जब हमारे मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा जिसके कारण से हमारा बॉडी मूव करेगा। फिर हमारे पास आता है इन केस ऑफ ब्रीदिंग। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, मतलब कि जब सांस लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि हमारा लंग्स क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है। एयर को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एल्वुलाई के पास गया, एल्वुलाई एयर एक्सचेंज करेगा कैपिलरीज के साथ, ऑक्सीजनेटेड एयर को दे देगा। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन को सिर्फ देगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो लंग्स में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, और बाकी हम लोग क्या एयर को इनहेल कर रहे हैं। एयर को इनहेल किए, एयर को जब इनहेल कर लिए हम लोग, तो एयर से हमारा जो ऑक्सीजन है जो हमारे काम का है वो हमारा कहाँ गया, एल्वुलाई के पास गया। एल्वुलाई उसको कैपिलरीज में डाला, कैपिलरीज से वो एक्सचेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड वाले एयर को वो फिर से एल्वुलाई के थ्रू लंग्स, एल्वुलाई के थ्रू हमारा क्या एयर को इनहेल करवा दिया नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। तो इस तरह का प्रोसेस हमारा लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है कि इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो हमारा है कहीं ना कहीं हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है कहां पे, लंग्स में, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी थ्रू ब्लड। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड। अरे सर ब्लड भी तो टिश्यूज होता है, वो भी कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस चैप्टर कि फ्लूइड ही है हमारा, टिश्यूज भी है, तो टिश्यूज के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो दैट इज द चैप्टर दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी, जो कहीं ना कहीं पूरा टिश्यूज का जिस्ट दे देता है कि जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं टिश्यूज और सेल्स के थ्रू ही तो हो रहा है, तभी तो हमारा क्या है, आगे का फंक्शन हो रहा है। अब उसके बाद हमारा क्या बोल देता है कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गया, दैट मीन्स कि ब्लड और मसल्स जो हमारा है वो कहीं ना कहीं बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। दैट मीन्स कि अब हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड है और हमारा जो ब्लड एंड मसल्स, ये क्या है, दोनों। ब्लड का पहला एग्जांपल देखिए जो ट्रांसपोर्ट कराता है, मसल्स हमारा बॉडी में मूवमेंट कराता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लड और मसल्स क्या है कि हमारा दोनों एग्जांपल किस चीज का है, टिश्यूज का है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब डिटेल में बात करते हैं कि ठीक है
समझ में आ गया सर। अब एक एक करके डिटेल में भी बताइए कुछ। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि एनिमल टिश्यूज के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि एनिमल टिश्यूज को मेनली एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस में बांटा गया है। ठीक है सर। उसके बाद अब हमको एपिथेलियल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। डिटेल में बताने का मतलब कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यूज होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज हमारा जो होता है, इट इज कवरिंग, क्या होता है, इट इज कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज कवरिंग का भी काम करता है, प्रोटेक्टिव का भी काम करता है। कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज। व्हाट डू मीन बाय कैविटीज? देखो, मोस्ट ऑर्गन मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, किडनी शेप्ड हो गया। ये हम अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, लंग्स हो गया ना, लंग्स को बनाओ, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ये तो लंग्स बन जाओ, हाँ ठीक है, लंग्स हो गया। ठीक है, कुछ लंग्स ऐसा दिख रहा है, ये इसका भी कवरिंग है। जितने भी ऑर्गन का कवरिंग कहीं ना कहीं वो हमारा कौन करा रहा है, वो सारा हमारा कौन कर रहा है कि हमारा एपिथेलियल टिश्यूज कर रहा है। अब उसके बाद हमको ये समझना है कि कवरिंग हमारा जितना भी है प्रोटेक्टिव टिश्यूज का, वो सारा एपिथेलियल करा रहा है। ठीक है, जितने भी ऑर्गन का कवरिंग एपिथेलियम करा रहा है। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स, कुछ ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, कैविटीज होते हैं। क्या होते हैं कैविटीज? मींस दैट मींस कि जहां पे स्पेस होता है वहां पे भी क्या होता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यूज ही क्या होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, ये हाईली पैक्ड सेल्स होता है। ये कैसा होता है, हाईली पैक्ड सेल्स होता है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग को समझना है कि ये जो हमारा होता है, तीसरा पॉइंट हम लोग को समझना है, इट हैज हाईली पैक्ड सेल्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसके पास क्या होता है, किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। दैट मींस कि जिस तरह का आप सॉलिड देखते होगे, मटेरियल किस तरह का सॉलिड होता है, जहां पे आप जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सेल्स है, इसके बीच में क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस ही नहीं है। कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे, हो सकता है जिसके ऊपर, जिसके पास क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होगा। क्या होगा, काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होगा। तो ये जो हमारा सेल्स होता है एपिथेलियल, इसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये सिंगल लेयर के भी होते हैं, और आप यहां लिख लो कि ये मल्टीपल लेयर के भी होते हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर के नहीं होते, मल्टीपल लेयर के भी होते हैं। क्योंकि हम लोग सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल में बात करेंगे कि सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर का होता है, पर कंपाउंड एपिथेलियल क्या होता है, मल्टीपल लेयर का होता है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे। फिर अब हमारे पास ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि आखिर एपिथेलियल टिश्यूज का पोजीशन कहां पे होता है। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का पोजीशन कहां पे होता है। तो एपिथेलियल टिश्यूज का अगर हम पोजीशन के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास पोजीशन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज का, ध्यान से देखो। एपिथेलियल टिश्यूज का पोजीशन का अगर हम बात करते हैं तो देखो, एपिथेलियल टिश्यूज का पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है, अपोन। थिलियम का क्या मतलब होता है, लेयर और कवरिंग। थिलियम, एपी का मतलब क्या होता है, अपोन। थिलियम का क्या मतलब होता है, लेयर। अब उसके बाद पोजीशन का अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन। सबसे पहले समझो एपिथेलियल टिश्यूज कहां पे है, प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन है उसके सारे पार्ट में, इंक्लूडिंग हमारा स्किन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोले, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल होलो ऑर्गन और ट्रैक्ट, और सारे ग्लैंड्स में। अब उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज काफी इंटरेस्टिंग है इसका कि हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर का मतलब कि आप देखते होगे कि स्किन छिल जाए या कट जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, तो स्किन बहुत जल्दी रिपेयर करता है, जल्दी जल्दी रीजनरेशन का पावर है इसके पास। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये अवैस्कुलर होता है। अवैस्कुलर का मतलब, आ मतलब बायोलॉजी में होता है अब्सेंट, और वैस्कुलर का मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर आप एपिथेलियल लेयर पे देखोगे, मतलब एपिथेलियल के आउटर लेयर पे देखोगे, स्किन में क्या होता है, कभी कभार हम लोग पिन चुबा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्या कि ब्लड नहीं निकल रहा है ना, इस तरह का मैजिक हम लोग करते थे जब बचपन में। तो वो मैजिक नहीं होता था, क्योंकि वहां पे क्या होता था, अवैस्कुलर है। अवैस्कुलर मतलब कि एपिथेलियल के लेयर पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और हमारा ब्लड सप्लाई क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट नर्व्स आर प्रेजेंट। नर्व्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नर्व्स मतलब कि यू फील पेन। अब तुम पेन महसूस करोगे ना, कोई कुछ गड़ा रहा है तो तुम पेन महसूस करोगे। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमेशा ये रेस्ट होता है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये क्या होता है, रेस्ट होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो ध्यान से देखना, एपिथेलियल के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से। तो एपिथेलियम के नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो जो एपिथेलियल टिश्यूज है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे कि हमारे पास यहाँ एपिकल सरफेस ऑफ, यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है, यहाँ पे एपिकल सरफेस, और जिसको हम फ्री सरफेस का नाम दे रहे हैं, दैट मींस कि यहाँ फ्री सरफेस में या तो सीलिया भी आ सकता है या माइक्रोविलाई भी आ सकता है। और तुम देख सकते हो कि ये एपिथेलियल लेयर है। उसके बाद यहाँ पे जो लेयर है हमारे पास, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सेलुलर लेवल, दैट मींस कि बेसमेंट मेम्ब्रेन।
अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा ये बेसमेंट में याद रखना कि प्रोटीन्स एंड फाइबर्स का बने होते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या देखो, कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या है, ब्लड सप्लाई है हमारा, है ना। यहाँ पे ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट मतलब यहाँ से लेता है एपिथेलियल टिश्यूज, ऐसा भी 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या देखना है, ध्यान से समझना। हम नेक्स्ट पॉइंट में अगर हमको देखना है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज में हम लोग को बात करना है, तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज में। सबसे पहले है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ऐसा टिश्यूज होता है जो सिंगल लेयर का होता है। मैंने फिर से बताया कि मैं क्लास से थोड़ा सा लेवल अप करके यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर को सब तरह के लोग देख रहे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे होंगे, जो हो सकता है कि आगे नीट का भी तैयारी करेंगे, हो सकता है कि आगे बायोलॉजी से ही बीएससी करेंगे या फिर किसी भी तरह का स्कोप लेके सोचे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लेक्चर वो सभी लोगों के लिए, जो जीरो से पढ़ना चाहता है उसके लिए भी है, जिसको एडवांस तक पढ़ना है वो उसके लिए भी है। तो एक सही डेडिकेशन के साथ जो मैंने क्लासिफिकेशन कराया और चीजों को समझा रहा हूं, आप ध्यान से कंटेंट का डेप्थ को समझो। अब देखो, तो सिंपल एपिथेलियल का अगर हम बात करते हैं सिंगल लेयर का होता है, कंपाउंड एपिथेलियल मल्टी लेयर का होता है। प्रेजेंट इन अ कवरिंग इंटरलाइनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड डक्ट। तुम देख रहे होगे कि जो सिंपल एपिथेलियल में कहीं ना कहीं सिंगल लेयर का है और ये आउटर लेयर पे और कवरिंग और लाइनिंग यहीं पे है। जैसे कि जो भी पतला पतला लेयर है जहां से, जैसे फिल्ट्रेशन कहां पे होगा, फिल्ट्रेशन कहां पे होगा, थिन लेयर पे होगा, तो फिल्ट्रेशन का काम हो गया। हमारा डिफ्यूजन कहां से होगा, 4 लेयर लगा देंगे तो डिफ्यूजन इजीली होगा क्या, नहीं होगा। तो डिफ्यूजन हमारे कहां से होगा, सिंपल एपिथेलियम से होगा। एब्जॉर्प्शन का काम कहां से होगा, जहां से एब्जॉर्ब इजीली हो जाए, दैट मींस कि थिन लेयर होना चाहिए। सिक्रेशन कहां से होगा, जहां से इजीली सिक्रेट कर जाए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम, जहां पे हम लोग मल्टी लेयर के ऊपर बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। ये जो हमारा टिश्यूज होता है ये प्रोटेक्शन कराता है किसके किसके थ्रू से, मैकेनिकल स्ट्रेसेस और केमिकल स्ट्रेसेस के मैकेनिकल मतलब कि वो सारा बोल सकते हो कि स्ट्रेसेस जो कहीं ना कहीं आपका क्या है, फिजिकल काम करते वक्त या फिर जैसे भी एडिपोज टिश्यूज है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन से भी बचाता है। तो बहुत सारा ऐसे पार्ट में जो टिश्यूज होते हैं जो शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस, और बॉडी में बहुत ऐसे केमिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं जिससे वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि ये देखो हमारा कितना लेयर का है ना, बहुत सारा लेयर का है। ये हमारा कंपाउंड एपिथेलियम में हम इसको रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर, ये सही से रहा, हाँ। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो आपका मैंने यूज किया। जैसे कि देखो, इसको पिक्टोरियल वे में मैंने दिखाया है, फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से समझना, इंटरनल लाइनिंग को मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने देखो ये इंटरनल लाइनिंग को मैंने समझा दिया। आउटर कवरिंग मतलब किसी भी ऑर्गन का देखो आउटर कवरिंग कुछ इस तरह से है। देखो बॉडी फ्लूइड मतलब देखो यहाँ पे है ना, इसके बीच का जो फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब कि ये हमारा जितना भी आउटर है वो सारा क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारा क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कांटेक्ट हो गया। तो एपिथेलियल हैज एपिकल सरफेस एंड फ्री सरफेस शो मॉडिफिकेशन। तो एपिथेलियल के टिश्यूज के पास क्या होता है, एपिकल सरफेस होता है और फ्री सरफेस होता है, जहां से वो मॉडिफिकेशन को शो कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था। और आप अभी देख पा रहे होगे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो मॉडिफिकेशन है, जैसे कि फ्री सरफेस है जहां पे वो मॉडिफिकेशन शो कर रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे कि हमारे पास क्या फ्री सरफेस है और इट में शो सम मॉडिफिकेशन, और किस फॉर्म में मॉडिफिकेशन शो करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो कुछ हमारे पास मैंने बताया कि कुछ मॉडिफिकेशन एपिथेलियल शो करते हैं, इट में शो सम मॉडिफिकेशंस। और वो मॉडिफिकेशन क्या, ध्यान से सुनना। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, जो एपिकल सरफेस होता है उसमें जब सीलिया लग जाता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कि उसको हम क्या बोल देंगे, सीलिया जब लग जाएगा तो उसको हम सिलिएटेड का नाम दे देंगे। तो आप देखते होंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज में जो हमने कोलमनार के ऊपर या क्यूबाइडल के ऊपर बात करेंगे तो उसमें भी सिलिएटेड टिश्यूज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे पास क्या है कि मॉडिफिकेशन होके माइक्रोविलाई, जिसको हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, जब वो बनता है तो हो सकता है कि हम उसका नाम क्या दे देंगे, टिश्यूज का माइक्रोविलाई सीलिया। अगर हमारे पास क्यूबाइडल है तो माइक्रोविलाई क्यूबाइडल टिश्यूज, अगर हमारे पास कोलमनार है तो माइक्रोविलाई कोलमनार टिश्यूज। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये लेक्चर का डेप्थ होगा, हम अभी ही बता देते हैं कि अगर आप इस लेक्चर से बहुत ही सही लेवल पे आप चले जाओगे इस चैप्टर के लिए, कहीं ना कहीं आप देखो ध्यान से, तो आपके पास माइक्रोविलाई के बारे में आपको पता होगा कि विलाई क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि एपिथेलियल मॉडिफिकेशन दिखा के माइक्रोविलाई, जिसको हम ब्रश बॉर्डर, और हमारा क्या है कि हमारा सीलिया भी बनाता है। जब माइक्रोविलाई बनाता है तो कुछ इस तरह का हमारे पास होता है, सॉरी,
ये हमारे पास क्या है, मैक्रोविलाई फॉर्म किया। ये मैक्रोविलाई फॉर्म कैसे करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल गेट फोल्डेड, जो हमारे सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, फोल्ड करते हैं और उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देते हैं, जिसको हम लोग मैक्रोविलाई का नाम दे देते हैं। अब जब मैक्रोविलाई का नाम दे दिए तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन को हमारे बॉडी में इंक्रीज कराता है, जहां पे ये प्रेजेंट होता है। फिर हमारे बॉडी में कुछ सिलिया का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जहां पे यूजुअली क्या होता है कि लाइंस द होलो ऑर्गन, और होलो ऑर्गन मतलब कि कुछ ऐसे आपके जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, जहां पे ओवा का स्वीप होता है, तो वहां पे भी हमारे पास क्या होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, जहां पे क्या होता है, चीजों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि सिलिया मूव्स यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं होता है कि बाय डायरेक्शनल नहीं होगा, इधर भी होगा और इधर भी नहीं, सिलिया हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है। ठीक है, फॉर ऑल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब उसके बाद आप आगे देखो, हमारे पास आगे का पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, कि जो हमारा टिश्यूज होता है उसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीका से एक क्लासिफिकेशन किया है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन क्या है, कि कहीं ना कहीं एक करेक्ट मैनर में, और ये क्लासिफिकेशन भी आपका 11 तक नहीं चेंज होगा। 11 तक आपका सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन मैं देने जा रहा हूं, आप यहाँ पे फोकस करके देखो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टिश्यूज के ऊपर, तो टिश्यूज में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। ओके सर, एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल के बारे में पढ़ते हैं, कनेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं, मस्कुलर के बारे में पढ़ते हैं, नर्वस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज में हम लोग सिंपल स्क्वामस से पहले यहाँ पे देखना, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस चीज को लेके, कि एपिथेलियल टिश्यूज में सबसे पहले आप सिंपल एपिथेलियल को और कंपाउंड एपिथेलियल को थोड़ा सा आप इससे कंप्रोमाइज करना, क्योंकि थोड़ा सा एरर हो गया था। एपिथेलियल टिश्यूज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल को हम लोग ने किस में बांटा है, हम लोग ने सिंपल स्क्वामस में बांटा है, क्यूबाइडल में बांटा है, उसके बाद हमारा क्या है, क्यूबाइडल में बांटा है, फिर उसके बाद नीचे कोलमनार में बांटा है, जो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, और फिर सिंपल एपिथेलियल के बाद हमारे पास क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल है। अब आप देख पा रहे हो, अब हम आपको पूरा दिखाएंगे ये आपके पास क्या है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यूज को हमने सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में बांटा है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और उसके बाद हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है। सिंपल एपिथेलियल में मैंने बोला था कि सिंपल स्क्वामस में बांटा, क्यूबाइडल में बांटा, उसके बाद हम लोग ने कोलमनार एपिथेलियम में बांटा। ये तीन क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे। अब उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड एपिथेलियल है, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल और स्ट्रेचेबल भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो यूरिनरी ब्लैडर में जहां पे यूरिन का फिलिंग होता है, वहां पे होते हैं स्ट्रेचेबल टिश्यूज, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब यूरिन कितने हैं, कितने स्टोर हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपना शेप लेता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यूरिन वो स्ट्रेचेबल टिश्यूज है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पानी पी लोगे तो कुछ बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं, देयर इज ए स्ट्रेचेबल टिश्यूज। ठीक है, स्ट्रेचेबल, मे यू फील अनकंफर्टेबल, बट वहां पे स्ट्रेचेबल टिश्यूज होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को हम स्ट्रेटिफाइड में बांटे हैं। दैट मीन्स कि ऐसे टिश्यूज जो नॉन स्ट्रेचेबल है। कैसे टिश्यूज जो नॉन स्ट्रेचेबल है, उसको हम क्या है, हम बांटे हैं स्ट्रेटिफाइड में। अब इसके बाद आप इसका क्लासिफिकेशन फर्दर भी कर सकते थे, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, पर एहसान के बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो कहीं ना कहीं आप इसमें आप क्या, नॉन स्ट्रेचेबल में आप क्रेटिन, क्रेटिन एक प्रोटीन होता है, आपको पता होना चाहिए, और नॉन क्रेटिन। ठीक है, नॉन क्रेटिन, तो आपको पता होना चाहिए। हमारे आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्रेटिन, क्रेटिनाइज मतलब जहां पे जैसे कि आपका हेयर हो गया, नेल हो गया, ये सारा फीमेल्स लोग क्या है, कभी कभार हेयर्स को क्रेटिनाइज भी कराती है फॉर ब्राइटर लुक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा आपको देखने को मिलता है। तो क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जैसे कि देखो क्रेटिनाइज हो गया, इसका स्ट्रेटिफाइड हो गया, ये किसका पार्ट है, स्क्वामस का। तो क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, और उसके बाद नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये तो ट्रांजिशनल हो गया स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल, जैसे हमारा एयर स्ट्रेच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेल स्ट्रेच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड, दैट मींस नॉन स्ट्रेचेबल में। इसमें हम लोग दो पार्ट और करते हैं, क्रेटिनाइज और नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जहां पे क्रेटिनाइज में हम लोग हेयर और स्किन के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नॉन क्रेटिनाइज, जो मतलब कि ऐसा पार्ट जहां पे क्या है, हमेशा मॉइस्ट हो, मतलब नमी हो, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीमेल में वेजाइना, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहीं ना कहीं हमारा नॉन क्रेटिनाइज का इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, जहां पे हमारा क्या हो, मॉइस्ट सरफेस हो। मॉइस्ट सरफेस मतलब जहां पे नमी हो, नमी हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास है कोलमनार एपिथेलियम के ऊपर। कोलमनार एपिथेलियम को भी फर्दर बांटे हम लोग, कोलमनार एपिथेलियम को हम लोग फर्दर। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल कोलमनार,
उसके बाद सिंपल कोलमनार में बांटे हैं, ठीक है, जो बहुत इजी है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करो, जैसे क्यूबाइडल ही है तो क्यूबाइडल को आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल, सिलेटेड क्यूबाइडल। ब्रश बॉर्डर को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई क्यूबाइडल। अब कोलमनार टिश्यूज है, तो कोलमनार को आप कैसे बांटोगे, कोलमनार को बांटोगे सिंपल कोलमनार, ब्रश बॉर्डर कोलमनार और सिलेटेड कोलमनार। अब ये डेंजर में मैंने यही बात को लिखा है कि अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है टिश्यूज नोट्स पढ़ के, तो आप लेक्चर पे जाओ, कंप्लीट एकेडमी के चैनल पे 1 करके अगर आपको मिलेगा तो 1 पे अपलोड होगा। ऐसे बेसिकली हम तो आपके ग्रुप में नोट्स और लेक्चर दोनों डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, और कंप्लीट एकेडमी के आपको व्हाट्सएप चैनल भी आपको इसी चैनल के लिंक में मिल जाएगा, जहां पे ऊपर में आपका लोगो है वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके ऊपर। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारा होता है उसके डिटेल में देखते हैं एक एक करके सारा टिश्यूज को। स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में मैंने क्या बताया कि ये जो टिश्यूज होता है ये टाइल्स के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, टाइल्स लाइक अपीयरेंस, मतलब कि एकदम फ्लैट होगा। कैसा होगा, फ्लैट होगा, मतलब फ्लैट मतलब कि एकदम बोल सकते हो कि फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद ये क्या है कि टाइल्स ऑन द फ्लोर, हैंस आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, पर आपको सिर्फ पेवमेंट एपिथेलियम याद रखना है, इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ये सेल्स कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट न्यूक्लियस भी इसका होगा। और आल्सो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहां पे लोकेटेड होगा, हमारा फ्लैट सेल विथ फ्लैट न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे हमारा बीच में हमारा न्यूक्लियस होगा। इट फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, ये हमारा कैसा लाइनिंग फॉर्म करता है, डेलिकेट लाइनिंग। दैट मींस कि हमारे जितने भी कैविटीज होते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन के, ठीक है, जिसको हम डेलिकेट मतलब नाजुक जिसको बोल रहे हैं, जैसे कि हमारा माउथ हो गया, उसके बाद इसोफेगस हो गया, इसोफेगस का जितने भी हमारे लाइनिंग हो गए, ठीक है, और हमारे पास नोज या पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब कि जो हमारे हार्ट मसल्स के लेयर्स होते हैं, ठीक है, एल्वुलाई जो हमारा हो गया, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर एक्सचेंज कराता है, वो सबके लाइनिंग को कौन फॉर्म करता है, एपिथेलियल टिश्यूज। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग, टंग के कवरिंग और स्किन के को ये सारे हमारे रिस्पॉन्सिबल कौन से टिश्यूज होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, जो आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा 1-2 पॉइंट यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, पर आप इसको लेके वरी मत करना। अब उसके बाद देखो हमारे पास एक पॉइंट और क्या है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर का पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। 4th नंबर का पॉइंट आपका है कि जो सेल्स यहाँ पे आपको दिखेगा, एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन अ मेनी लेयर्स। जो एपिथेलियल टिश्यूज होता है वो कैसा होता है, अरेंज होता है बहुत सारे लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेटम का नाम देते हैं। ये आपको एनसीईआरटी क्लास 9 के बुक में आपको ये मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट वेयर एंड टियर इन स्किन। बहुत सारे लेयर्स होने के कारण ये स्किन के वेयर टेयर मतलब कि एक लेयर्स अगर मान लो कि ऊपर से छूट भी रहा है या कट भी रहा है, ऐसा नहीं कि अब आपको कनेक्टिव टिश्यूज दिखने लगे, नहीं, देयर इज ए लेयर जिसको हम स्ट्रेटम बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वामस एपिथेलियम का कोई भी पार्ट नहीं होता है। अब उसके बाद स्क्वामस के पास हमारे पास क्यूबाइडल होता है। क्यूबाइडल में हम लोग को 3 पढ़ना होता है। स्क्वामस तो सिंपल स्क्वामस हो गया। क्यूबाइडल के बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्यूबाइडल में क्या क्या 3 होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा सिंपल क्यूबाइडल में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्रश बॉर्डर, उसके बाद सिलिएटेड, उसके बाद सिंपल क्यूबाइडल, जहां पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। मॉडिफिकेशन किस तरह का आ सकता है, 2, ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई। आपको कोर समझाया जा रहा है कि आखिर कैसे हमारा टिश्यूज बना गया है। तो मैंने 3 किस बेसिस पे बोला, सिंपल क्यूबाइडल, क्यूबाइडल का सबसे पहला सिंपल क्यूबाइडल, फिर ब्रश बॉर्डर, इसको माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा एक और मॉडिफिकेशन क्या है, सिलिया जब आएगा तो उसको सिलेटेड क्यूबाइडल बोलेंगे। उसी तरह से कोलमनार का 3 टाइप्स, सिंपल कोलमनार, 2 मॉडिफिकेशन डालो, ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई कोलमनार, और उसके बाद तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सिलेटेड कोलमनार। अब सबसे पहले हम लोग क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यूज में देख रहे हैं कि आखिर क्यूबाइडल एपिथेलियम का कॉमन बात क्या होता है जो हम लोग को क्यूबाइडल एपिथेलियम में देखने को मिलेगा। सेल्स कैसा होगा, क्यूबिकल शेप्स का होगा, क्यूब बॉक्स के जैसा होगा ना, स्क्वायर बॉक्स टाइप का आपको दिखेगा। अगर 2D में देखोगे तो ऐसे तो क्यूबिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड होता है, और कहां पे होगा, सेंटर्स में होगा। कहां पे होगा, सेंटर में होगा। फिर ये सब तो इजी पॉइंट है। इट इज फाउंड इन अ किडनी ट्यूब्यूल्स, थ्रोइड, उसके बाद थ्रोइड वेसिकल्स। थ्रोइड वेसिकल्स मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि थ्रोइड ग्लैंड में बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। बस थ्रोइड टिश्यूज में होते हैं पैराफॉलिकल सेल्स, जिसको आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये समझना है कि ये जो यहाँ पे आपको थ्रोइड वेसिकल्स में आपको क्या है कि आपको ये मिलेंगे कौन सा टिश्यूज, क्यूबाइडल एपिथेलियम्स। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स में, जैसे कि हमारे सिलेब्री ग्लैंड्स हो गए, जहां पे सिक्रेशन का काम हो रहा है। क्यूबाइडल एपिथेलियम्स
टर्म सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन से ही एक तरह से बोल सकते हो डिफाइन करता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो जहां पे सिक्रेशन हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, मतलब सारा ग्लैंड सिक्रेशन करता है। तो जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स हो गए, वो सारे जगह पे हमारा कौन सा टिश्यू होंगे, क्यूबोइडल एपिथेलियम होंगे। फिर उसका इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम्स ऑफ गोनाड्स, दैट मींस कि टेस्टिस और ओवेरी में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके सेल्स को भी ये बनाता है। अब उसके बाद हमको आगे इसके बारे में क्या और जानना है, उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए इसका रोल। देखो रोल में क्या है, आप ध्यान से समझना इसका रोल को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि इसका रोल में आप लोग को याद रखना है कि इसका रोल क्या क्या है। इट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या है यहाँ देखो, सपोर्ट स्पेलिंग आपको नहीं दिख रहा होगा तो आपको लिख लेना है कि इट इन्वॉल्व्स इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये आपका एक कॉमन रोल हो गया। अब हमने बोला ठीक है सर, क्यूबोइडल एपिथेलियम को 3 पार्ट में बांटा गया था। सबसे पहला मैंने बोला सिंपल क्यूबोइडल, जहां पे किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा होगा। ब्रश बॉर्डर, जिसको माइक्रोबिलाई क्यूबोइडल बोल रहे हैं, फिर सिलेटेड क्यूबोइडल बोल रहे हैं। शॉर्ट वीडियो आधा घंटा का देखो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई कॉन्सेप्ट आप मत नहीं सीखोगे, आप डिटेल में पढ़ो, डिटेल में समझो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ताकि आपको ये धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्रश बॉर्डर में क्या है कि आपके पास माइक्रोविलाई है ना, उसके बाद सिलेटेड क्यूबोइडल में आप देख सकते हो कि आपके पास सीलिया है। क्या है आपके पास, सीलिया है। अब इसका हमारा रोल क्या, अगर हम एक रोल हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारा सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर क्या करेगा, सिक्रेशन कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। जहां सीलिया वो मूवमेंट कराएगा, जहां सीलिया वो मूवमेंट कराएगा। ये देखो हमने लिख दिया है एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान मतलब कि अगर आपको जानना है, स्टडी करना है तो आप कर लो। ये स्टडी इसलिए मैंने कराया क्योंकि 11th में ये सारा एग्जाम्पल कुछ बुक में या फिर आपका कुछ रेफरेंस बुक में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसको आप अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो इससे आप अच्छे एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपका क्या, डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जो कहीं ना कहीं कहां पे होता है, नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन का पार्ट हमारा कुछ ऐसा दिखता है ना। नेफ्रॉन जब आप देखोगे कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, थ्रोइड फॉलिकल्स, थ्रोइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में होते हैं। स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, बहुत सारे स्मॉल डक्ट, जो हम छोटे छोटे डक्ट होते हैं ग्लैंड्स के, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर पीसीटी का फुल फॉर्म याद कर लो, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, हमारा होता है पीसीटी के पास। फिर उसे आता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यहाँ पे सिर्फ डिजिटल लगा दो। यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल मैंने लिखा भी है, उसी तरह से यहाँ डिजिटल लगा दो, सिर्फ DISTAL लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या, सिलेटेड में आपका स्मॉल ब्रोंकियोल्स, जो आपका रेस्पिरेशन में लंग्स के पास होता है, वो वहां पे भी सोचो कि सिलेटेड एपिथेलियम के अंदर आता है, और वहां पे हमारा ये देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास कोलमनार एपिथेलियम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम को अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ से कोलमनार एपिथेलियम के ऊपर बात करेंगे। कोलमनार एपिथेलियम में आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले कोलमनार एपिथेलियम में कॉलम का मतलब होता क्या है, पिलर लाइक। क्या होता है, पिलर लाइक एपिथेलियम। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये क्या फॉर्म करता है, हमारे स्टमक के लाइनिंग को फॉर्म करता है। ये कैसा होता है, ये हमारे बॉडी के टॉल सेल्स होते हैं, जिसमें विथ न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द बेस। ये यहाँ पे न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं, हमारे बेस में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बेस में होते हैं। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम कोलमनार एपिथेलियम का बात करते हैं तो ये कॉलम मतलब पिलर लाइक सेल्स होता है, जो हमारा कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। और हम बोल सकते हैं कि ये लाइनिंग फॉर्म करता है हमारे स्टमक में। बेसिकली गोबलेट सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। गोबलेट सेल्स क्या होता है, तो गोबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये कौन सा टिश्यूज में आते हैं, कोलमनार टिश्यूज में आते हैं। कोलमनार टिश्यूज मेनली स्टमक में पाया जाता है। तो कोलमनार मींस पिलर लाइक। ये कैसा टिश्यूज देखने को मिलेगा, पिलर लाइक एपिथेलियम। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, टॉल सेल्स विथ न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द बेस। यहाँ पे न्यूक्लियस में हमारा बेस पे होगा, क्या, हमारा न्यूक्लियस बेस पे होगा। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का मतलब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। उसके बाद कोलमनार एपिथेलियम मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम मॉडिफाई होता है और उसके बाद वो एक तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फॉर्मेशन लेता है। कोलमनार एपिथेलियम फॉर्म किसमें मॉडिफाई होकर क्या फॉर्म करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम फॉर्म करता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। कोलमनार एपिथेलियम का अगर हम बात करते हैं तो उसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। सिंपल कोलमनार, सिंपल कोलमनार, उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपल कोलमनार हो गया। उसके बाद ब्रश बॉर्डर, जिसको माइक्रोबिलाई, और सिलिएटेड। सिंपल कोलमनार में हम लोग ने बताया कि स्टमक में होगा।
फिर उसके बाद हमने पूरा ब्रश बॉर्डर मीन्स जहाँ पे माइक्रोविलाई हो, दैट मीन्स की विलाई हो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन बेटर हो, तो वहां पे हमने गॉबलेट सेल्स का एग्जांपल दे दिया, जहां पे आप देख रहे होगे कि आपके पास क्या है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन है, हमारा गॉबलेट सेल्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सीलिया, जहां पे सिलेटेड होगा, जहां पे आपका एग्जांपल है फेलोपियन ट्यूब, जहां और लार्ज ब्रोंक्यूल्स। लार्ज ब्रोंक्यूल मतलब कि जैसे कि सबसे पहले आपका जब लंग्स में एल्वुलाई के पास कुछ छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज ब्रोंक्यूल्स होते हैं, तो वहां पे आपका कौन सा सेल्स प्रेजेंट होगा, कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो और आप एक कॉमन बात देखोगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है, सिंपल कोलमनार भी होता है, ब्रश बॉर्डर भी होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कि आपका स्टमक से लेके इंटेस्टाइन वाला एरिया में आपका क्या है कि सिंपल कोलमनार, ब्रश बॉर्डर दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करते हो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ऊपर मैंने बात अभी तुरंत आपको बताया था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या एक तरह का मॉडिफिकेशन है किस चीज का, कोलमनार एपिथेलियम का। कोलमनार एपिथेलियम मॉडिफाई होता है, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, क्यूबाइडल और कोलमनार सेल्स, ये क्या होता है, स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन। तो हम लोग ने बात कर लिया है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबाइडल और कोलमनार सेल्स स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, इसको हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे हम लोग बांटे हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल आइसोलेटेड सेल्स कैन एक्ट एज ग्लैंड, ऐसा यहाँ पे आप देखो ध्यान से समझना, ग्लैंडुलर सबसे आपको क्या समझ में आ रहा है, ग्लैंड्स, तो ऐसे सेल्स जो कहीं ना कहीं वो क्या करे, ग्लैंड्स के जैसा एक्ट करे, उस बेसिस पे हम लोग क्या है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बांटे हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। सिंगल आइसोलेटेड सेल कैन एक्ट एज ग्लैंड, जिसका एग्जांपल हमारे पास है गॉबलेट सेल, जो क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। मल्टीसेलुलर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो टुगेदर आपस में सिक्रेशन करते हैं, जिसमें हमारा एग्जांपल है स्लेबरी ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सेल्स जो मल्टीपल सेल्स है, बेसिकली हमारे बॉडी में मेनली तो ग्लैंड्स मल्टीसेलुलर के ही होते हैं, पर एक ग्लैंड का एग्जांपल जैसे गॉबलेट सेल है जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं और वो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड के अंदर आते हैं, सिंगल आइसोलेटेड सेल है। और हमारा जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में हमारा एग्जांपल है जो मेनी सेल्स टुगेदर मेक और सिक्रेशन, जिसका एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे कि हमारा स्लेबरी ग्लैंड्स हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, ये सारा हमारा ग्लैंडुलर का एपिथेलियम है। सर ग्लैंडुलर होता क्या है, ग्लैंडुलर कोलमनार और हमारा क्यूबाइडल का ही मॉडिफिकेशन से एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना है। तो हम बोल सकते हैं क्यूबाइडल और कोलमनार सेल्स के पास स्पेशलाइज कुछ सिक्रेशंस के पावर होते हैं, और जो सिक्रेट करता है उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स हमारा यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब कि जो सिंगल सेल एक्ट एज ग्लैंड, और मल्टीसेलुलर मतलब कि बहुत सारा सेल्स टुगेदर मिलकर ग्लैंड्स के जैसा काम कर रहा है, जैसे कि स्लेबरी ग्लैंड है, बहुत सारा स्लेबरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, और बहुत सारे ग्लैंड्स में क्या होता है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होता है मिल्क स्टोर होता है, लैक्टिफेरस डक्ट, उसके थ्रू क्या होता है मिल्क पासेस होता है। तो ये हमारा क्या है कि मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स के ऊपर हम लोग बात किए होंगे, और इसमें हम लोग देखे स्लेबरी ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कुछ देखो, हमारे पास ये डायग्राम भी बता दिया कि गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करते हैं, ये सिंगल सेल ग्लैंड के जैसा भी एक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, ये देखो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स है, और ये सिक्रेशन अपना करेंगे। और तो इसको अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ने इसको 3 बेसिस में बांटा है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रेशन, इसको एंडोक्राइन और उसके बाद एक्सोक्राइन और मिक्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड में बांटा है। इंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली पोर देयर सिक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इंडोक्राइन में हमारा क्या है, ऐसा डक्टलेस ग्लैंड में बांटा है जहां पे ये क्या करता है, अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली पोर करता है। दैट मींस कि हमारे पास ये सेल्स है, और ये क्या कर रहा है, अपने सिक्रेशंस को, आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हमारा इंडोक्राइन होता है उसमें हम लोग ग्लैंड्स के ऊपर देखते हैं जहां पे वो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट मींस कि हार्मोन बनता कहीं और है और सिक्रेट कहीं और पे होता है, पर वो कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ब्लड मींस ब्लड जिससे फ्लो होता है वहीं पे हार्मोन भी आएगा, और जहां पे उसका टारगेट ऑर्गन होगा वहां पे जाके वो फ्लो करेगा। जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं, पर वो हमारा एक्शन कहां पे करते हैं, जेनिटलियर एरिया में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में मतलब बनते हैं, मतलब दैट मींस कि ब्रेन के पार्ट में बनते हैं, पर वो एक्ट कहीं और करते हैं। दैट मींस कि उसका फॉर्मेशन मतलब टारगेट ऑर्गन अलग है, सिंथेसिस प्लेस अलग है। और ये हमारा सारा एंडोक्राइन के पार्ट में आते हैं, जहां पे डक्टलेस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो अपना सिक्रेशंस को पोर करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये क्या होता है, फ्लो होता है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो पोर करते हैं अपना डक्ट के थ्रू, जो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को पोर करते हैं। सिक्रेशन लाइक मिल्क, स्लाइवा, स्वेट, म्यूकस, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
ये सारे हमारे क्या है कि ऐसे हमारे ग्लैंड्स है जो कहीं ना कहीं हमारा कैसा है, एक्सोक्राइन अपने सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू करते हैं। बहुत इजी था। ये स्लेवरी ग्लैंड्स हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सारे क्या है, स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा रिलीज करेंगे, स्वेट ग्लैंड हमारे क्या स्वेट को रिलीज करेंगे। तो इस तरीका का बात था जो हम आपको पता होना चाहिए इसमें। तो आप देख पा रहे होगे सिक्रेशन इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखो। सिक्रेशन हमको इसमें क्या क्या देखना है कि सिक्रेशन लाइक मिल्क, स्लाइवा, स्वेट, म्यूकस, ऑयल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्सोक्राइन सिक्रेशन। जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, स्लैबरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, ये सारा डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को पूर करता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मिक्स ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसके पास दोनों पार्ट होता है। देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको ऊपर आप देख रहे होगे, मिक्स और हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये वाला पार्ट देखो क्या कर रहा है, डायरेक्ट सिक्रेशन कर रहा है, ये डक्ट के थ्रू कर रहा है। हैज बोथ पार्ट, इंडोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट। तो एग्जांपल हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। इंडोक्राइन पार्ट में आइसोलेट ऑफ लैग्रेंज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और हमारे पास एक्सोक्राइन में सेल ऑफ एक्नी, जिसको जो पेनक्रेटिक जूस निकालता है। सेल्स ऑफ एक्नी भी हमारा क्या है, जैसे ध्यान से समझना, जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल पैनक्रियाज में लिया। पैनक्रियाज में हमारे पास दो पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो हमारा एक्सोक्राइन के जैसा काम कर रहा है, एक पार्ट इंडोक्राइन के जैसा काम कर रहा है। इंडोक्राइन पार्ट में आइसोलेट ऑफ लैग्रेंज के ऊपर बात करेंगे, और एक्सोक्राइन पार्ट में सेल ऑफ एक्नी, जो हमारा पेनक्रेटिक जूस का फॉर्मेशन करता है। कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ने से पहले आप एक बार ब्रेक लो और आराम से समझो इस चीज को। यहां से कंपाउंड एपिथेलियम को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर, तो कंपाउंड एपिथेलियम हमारा कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है, कंपाउंड एपिथेलियम हमारा मल्टी लेयर्ड होता है। ये जो एपिथेलियम होता है, हम लोग स्क्वामस अब खत्म कर चुके हैं। स्क्वामस को अगर हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमको पता है कि एपिथेलियम टिश्यू सिंपल और सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वामस, फिर उसके बाद क्यूबाइडल, फिर कोलमनार। क्यूबाइडल में हम लोग, कोलमनार में हम लोग तीन तीन मॉडिफिकेशन देखे। एक तो हमारा हो गया सिंपल क्यूबाइडल, फिर हमारा ब्रश बॉर्डर, फिर हमारा क्या हो गया सिलेटेड। फिर हमारे पास कोलमनार में बात करते तो सिंपल कोलमनार, फिर हमारा ब्रश बॉर्डर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो गया सिलेटेड कोलमनार। तो ये हमारा कुछ मॉडिफिकेशन है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम, जहां पे हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका रोल लेस होता है किस चीज में, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। इसका मेन रोल क्या होता है, इसका प्रोटेक्शन का काम करता है। ये मेन रोल इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल। ये क्या करता है, कहीं ना कहीं मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस से प्रिवेंट करता है। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड एपिथेलियम है हमारे पास। अब उसके बाद हम देख पा रहे होंगे कंपाउंड एपिथेलियम को हमने बोला था कि हम लोग ने दो पार्ट में बांटा था। एक हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। अगर हम बात करते हैं तो मैंने बोला था कि कंपाउंड एपिथेलियम को मैंने दो पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा पार्ट, एक तो हो गया ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एक हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम स्ट्रेचेबल बोले, जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है यूरिनरी ब्लैडर। जिसका एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये हमारा स्ट्रेटिफाइड है, जिसको हम मल्टी लेयर्ड बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें आपका जैसे स्किन आ गया, स्किन में क्या कैसा टिश्यूज होता है, क्रेटिनाइज होता है। तो क्रेटिनाइज एपिथेलियम आल्सो, इसमें क्रेटिन प्रोटीन होता है, डिपोजिट होता है, जो कहीं ना कहीं इस सरफेस को ड्राई बनाता है। और आप क्या क्या वाटर आपके सरफेस पे है तो क्या अंदर घुस जाएगा, नहीं, ये वाटर बनाता है, इम्प्रेमेबल बनाता है फॉर वाटर। तो कहीं ना कहीं वाटर के लिए इम्प्रेमेबल बनाता है। जैसे कि बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, वेजाइना है, पेनक्रेटिक डक्ट है, और उसके बाद स्लेवरी डक्ट है। ये सारा जगह पे आपका क्या होता है, नॉन क्रेटिनाइज होता है। क्या होता है, नॉन क्रेटिना होता है, क्रेटिनाइज नहीं होता। ये सारा स्पेस में मोइस्ट प्लेस होता है। मोइस्ट मतलब जहां पे नमी होता है, जैसे कि बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, वेजाइना हो गया, पेनक्रेटिक डक्ट हो गया, स्लेवरी डक्ट हो गया। बकल कैविटी तो आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं माउथ को बोला जा रहा है। फेरिंग्स के बारे में आपको पता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स आपका इस प्लेस में मतलब वोकल कॉर्ड के पास आपका है। अब उसके बाद आपके पास पेनक्रेटिक डक्ट, पेनक्रियाज के पास जो डक्ट है उसको पेनक्रेटिक डक्ट बोल रहा है। वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बोला गया है। और स्लेवरी डक्ट, जो स्लाइवा जहां से सेक्रेट होता है, उसको स्लेवरी डक्ट बोलते हैं। अब उसके बाद ये सारा क्या मोस्ट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे केराटिन नहीं होता है। अब आगे आते हैं, देखो अब कुछ, तो अब हम लोग यहाँ से सेल जंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेल जंक्शंस होते क्या है, हमारे बॉडी में मेनली जो सेल जंक्शंस होते हैं वो तीन होते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में कुछ कनेक्शंस बनाने के लिए सेल जंक्शंस बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जंक्शन है टाइट जंक्शंस, जंक्शन विच हेल्प इन अ प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस द सेल्स। देखो टाइट जंक्शन नाम से सुन के आ रहा है कि सेल्स के अक्रॉस
कुछ लीकेज ना हो, ट्रांसपोर्ट होते वक्त कुछ लीकेज ना हो। तो कहीं ना कहीं देखो ये आपका क्या है, टाइट जंक्शन है। तो सेल 1 सेल 2 के बीच में कुछ लीकेज ना हो, जिसके कारण से ये क्या करता है, लीकिंग प्रॉपर्टी देता है। दैट मीन्स कि लीकिंग से बचाता है, नॉट गिविंग अ लीकिंग प्रॉपर्टी, बट दैट मीन्स कि जंक्शन जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है लीकिंग अक्रॉस द सेल्स। अब उसके बाद आपके पास दूसरा है, ये रिपीट हो गया आई थिंक, यस। अब आपके पास दूसरा है जिसको टाइट जंक्शंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। टाइट जंक्शंस में आपको क्या पता लगाना है कि ऐसा जंक्शन जो कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है लीकिंग अक्रॉस, ये भी रिपीट हो गया भाई, ठीक है, टाइट जंक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास गैप जंक्शंस। तो सेकेंड जंक्शंस हमारे पास क्या है, गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस में आपको क्या पढ़ना है, गैप जंक्शंस वो जंक्शन होता है कहीं ना कहीं जो आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। इसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन बोलते हैं, जो आपस में क्या करता है, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से कम्युनिकेशंस में मदद करता है बाय कनेक्टिंग बिटवीन टू सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इस सेल्स के साइटोप्लाज्म से इस सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कौन सा जंक्शन करता है, जिसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, पीछे वाला दो सेल्स के बीच में लीकिंग प्रॉपर्टीज से प्रिवेंट करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोल इसका क्या है, हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स इवन वीकर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने में भी कहीं ना कहीं मदद करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिगर मॉलिक्यूल्स। एडहरिंग जंक्शंस को देखते हैं। एडहरिंग जंक्शंस का अगर हम बात करते हैं तो एडहरिंग जंक्शंस में हम लोग को ये जानना है, ये जंक्शंस ऐसा जंक्शंस होता है जो कहीं ना कहीं हमें एडहेयर करता है। एडहेयर मींस बांध के रखना, दैट मींस कि सीमेंटिंग करता है बिटवीन द सेल्स, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग करके रखता है, ताकि क्या हो, बांध के रखता है चीजों को, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को पढ़ेंगे, और हो सकता है कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस एक लेक्चर में आ जाए। अदरवाइज डिटेल में पढ़ना इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। डिटेल में पढ़ो, डिटेल में समझो, तो आपको चीजें याद रहती है, समझ में आती है। अगर सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ोगे, ना आपको समझ में आएगा, ना आपका याद आएगा, ना ये कुछ किसी काम का भी नहीं होता है। तो आप डिटेल में पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तो मैंने लेक्चर बना दिया, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग तो आप लोगों, क्योंकि आप लेक्चर को लिखते हो और सही तरीका से याद करते हो, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट था आपका अचीवर टेस्ट का। तो फिर से एक्सपेक्टेड कुछ इस तरह का है कि आपका रिजल्ट फिर से कुछ ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।